Okay. So, hello to everyone. I welcome you all on the Sabipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो रिसेंटली आपका ईपीएफओ का पेपर हुआ है उसमें टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस आए थे। ये तो एक जनरल सी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके या और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके ये देखेंगे कि आगे की जो तैयारी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए और आपके कितने सवाल जो हैं वो सही बन रहे हैं इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, राइट। सो टॉपिक वाइज अगर एनालिसिस करें ईपीएफओ के क्वेश्चंस को, तो मैंने आपको यही कहा था कि डोंट एक्सपेक्ट कि यूपीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करेगी, या डोंट एक्सपेक्ट कि यूपीएससी जो है वो जो एनडीए वाला जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करेगी। इसका जो पैटर्न था वो बीच का पैटर्न था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो लग रहा होगा कि हाँ स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं और इजी टू मॉडरेट लेवल का कैटेगराइज कर सकते हैं इस पेपर को। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जब आपको आंसर्स पता चलते हैं या जब आपको ये पता लगता है कि मैं ये सही जानता था लेकिन मैं गलत करके आ गया, तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। और ये मेक श्योर करना है आपने, सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना है कि अपना क्लैरिटी ले लेनी है, क्लैरिटी अबाउट योर पेपर, कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, कितना स्कोर आपका आ रहा है एक्चुअली, और उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस का डाउट है, वो क्वेश्चन का डाउट है, आप उन क्वेश्चंस को ऐड ही मत कीजिए, आप उन क्वेश्चंस को आप ऐड ही मत करो अपने मार्क्स के अंदर, ठीक है, उनको साइड कर दो। और जितना भी आपका चाहे जितना भी आपके 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेक श्योर कि यू हैव अ क्लैरिटी कि हाँ इतना क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है, अब मुझे आगे की तैयारी क्या करनी है वो आपको क्लैरिटी लेनी है। तो पहले तो हम लोग टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि क्या टॉपिक वाइज इसका सारा का सारा एनालिसिस है। देखिए, अगर हम लोग बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस के अंदर 20 क्वेश्चन आए हुए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 20 क्वेश्चंस थे। ज़्यादातर देखिए जनरल साइंस जो है उसमें ज़्यादातर वो क्वेश्चंस थे जो मतलब बेसिक सवाल थे, इतना कुछ हाई एनालिटिकल कुछ भी नहीं था जनरल साइंस में। अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री के, अब हिस्ट्री में आपके आए थे 16 सवाल, ठीक है, 16-17 सवाल, कुछ सवाल थे जो इंटरलिंक्ड थे एक दूसरे के साथ। अब 16 सवाल, देखिए 16 सवाल हिस्ट्री के सवाल थे। अगर आगे हम लोग देखेंगे भी कि हिस्ट्री के अंदर 16 में से जिस बच्चे ने 15-14 सवाल किए होंगे, दैट मीन्स ही हैज़ डन 100% इन द हिस्ट्री। देखो 16 सवाल कितना वेटेज रखता है आपको खुद को पता है। इंडियन पॉलिटी के अंदर 4 सवाल थे। अब बच्चा कोई बोलेगा कि मैंने पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ी थी लेकिन आए सिर्फ 4 सवाल, बट आप एक चीज़ समझिए कि 4 सवाल कम नहीं होते, यहाँ पे तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ रहा है। देखो कितने सारे तो सब्जेक्ट हैं, तो 4 सवाल में जितने बच्चे ने 3 सवाल सही किए होंगे वो 100% स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडियन इकोनॉमी और जो करंट अफेयर्स था, अगर दोनों की बात करें तो वी गॉट 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हमें आए हुए थे। अब 3 क्वेश्चंस भी आए हैं तो 3 क्वेश्चंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा ये कहेगा कि इंडियन इकोनॉमी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई थी लेकिन सिर्फ 3 आए, तो 3 अगर आए और आपने 3 सॉल्व कर लिया, आपका कितना बेनिफिट है आप खुद सोचिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वांट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आए हुए थे, 15 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। अब 15 क्वेश्चंस जो हैं, इसके अलावा वी गॉट लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें सो 8 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। कितने क्वेश्चंस? 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड रेस्ट इज गैप, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो आपने इतने सारा साल जो है 1-1.5 साल आपने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा, वहां से भी आपके 9 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, 9 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यूपीएससी एस्पिरेंट जिसको पता है कि यार ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं कौन से, इंग्लिश हो गया और यहां तक हो गया, वो सब्जेक्ट्स उसके मास्टर सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी लेबर लॉ और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करें 8 और 9 का सिस्टम है, मतलब 16-17 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जिसमें अगर कोई बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, एवरेज उसने पढ़ाई की होगी, तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए होंगे, ठीक है, आई प्रिज्यूम लाइक दिस वे, ठीक है। बाकी हम लोग देख लेते हैं। बाकी अगर देखें तो करंट अफेयर्स के अलावा देखो इकोनॉमी के जो करंट अफेयर थे वो हमने बात की थी कि इकोनॉमी के करंट अफेयर 3 क्वेश्चंस थे।
लेकिन अगर अगर ऐसे स्पेसिफिकली करंट अफेयर की बात करें तो 21 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से आए थे, और वो भी मेजरली 6 महीने के अंदर अंदर क्या करंट अफेयर आया था वो मैंने आपको बताया भी था। हमने करंट अफेयर की मैराथन भी ली थी, उसमें एक क्वेश्चन तो मेरे उसमें से ही आया हुआ है। मतलब वैसे तो कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, ऑब्वियसली 2-2 घंटा कोई पढ़ा रहा है या आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। तो वैसे ही मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मेरे उसमें से आया है, बट वो क्वेश्चंस जो थे जैसे गर्म हवा, सर्द हवा, ये सारे क्वेश्चंस थे, और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर के आए थे, जो मैंने आपको ये बोला था कि लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ लोगे और कैसे करंट अफेयर्स होने चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे भाई ये यूपीएससी है, यहाँ पे तो टफ करंट अफेयर्स आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर्स आएंगे। नहीं, जो चीजें आपको बताई गई थी कि 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़िए, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 इज वन लाइनर करंट अफेयर, वन लाइनर करंट अफेयर और नीचे 4 ऑप्शन, बात ही खत्म। इस तरीके का पैटर्न आपका करंट अफेयर का होता था, समझ आ रहा है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से करंट अफेयर आए थे। तो अगर हम लोग ने वैसी तैयारी की थी जो आपको बताई गई थी तो ऑब्वियसली आपने करंट अफेयर में भी डिसेंट स्कोर किया होगा, कुछ टफ करंट अफेयर नहीं था। अगर आप एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ये चीजें बताई गई थी तो आपने अगर फॉलो की होंगी तो आपका बेनिफिट जरूर हुआ होगा। उसके अलावा जनरल साइंस की बात करें, साइंस एंड टेक की, तो 14 क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक का एज सच तो मैंने इतना ही बोला था कि आप अगर 9th और 10th की भी जनरल साइंस पढ़ लेंगे, 9th और 10th की, तो भी सफिशिएंट होगा। तो ये 9th और 10th की ही जनरल साइंस से आपको ये सवाल पूछे गए थे, आप देखेंगे तो 9th और 10th से ज्यादा इसका स्टैंडर्ड था भी नहीं सवालों का। और कंप्यूटर एप्लीकेशन एज पर 10 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स का ज्यादा वेटेज था, अकाउंटिंग का कम था, एक क्वेश्चन कम करके अकाउंटिंग आ गया। इंडस्ट्रियल लेबर लॉ का 8 क्वेश्चंस था। सो ये सारा पूरा जो है इसके अंदर गेम था ईपीएफओ के अंदर। मतलब कोई भी, अगर मैं ज़्यादातर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई भी यूपीएससी से उठ के ईपीएफओ की तैयारी कर रहा होगा, है ना, तो उसके लिए ये सारा एरिया, मतलब ये एरिया जो है ये सारा उसके हाथ में था। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया, सारा उसके हाथ में था। जो उसके हाथ में नहीं था, मान लीजिए कोई स्टूडेंट जिसने ईपीएफओ की तैयारी ही नहीं की थी, मान के चलिए, तो उसके हाथ में कितना पोर्शन नहीं था, दैट इज ये हो गए 17 क्वेश्चंस, ठीक है। 17 क्वेश्चंस उसके हाथ में नहीं थे, और ये 10 क्वेश्चंस और लगा लीजिए, 27 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन लगा के चलिए उसके हाथ में नहीं थे। अगर वो कुछ भी ईपीएफओ को नहीं पढ़ के गया होता तो 70 क्वेश्चन उसके हाथ में थे, 70 क्वेश्चन। तो आप देखिए, और अगर 30 क्वेश्चंस को भी अगर कोशिश करता कि चल मैं तुक्के लगा लेता हूँ या मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो उसमें भी 30 में से 10 क्वेश्चन ठीक करके आता तो उसके 80 क्वेश्चंस बनते थे, है ना। तो ये इस तरीके का पैटर्न है, समझ आ गया। ओके, नाउ मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें बोली गई थी क्या वो काम की निकली कि नहीं काम की निकली, वो इम्पॉर्टेंट है आपको बताना। और ये सब चीज़ें जो है आप खुद भी अपने, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे इतना ज़्यादा मुश्किल तो मुझे लगा नहीं, जो किताबें बोली गई थी वही चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो, राइट। ओके, सो इसमें जो पहला सवाल था, वो पहला सवाल ये था कि निर्गुणा सेक्ट को हम लोग किस तरीके से बोला जाता है, निर्गुणा सेक्ट, राइट। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुणा भक्ति रेफर्स टू। सो इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आया कहाँ से है, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये मेडिवल हिस्ट्री है ना। यहाँ पर भी एक यूपीएससी वाले एस्पिरेंट को एज मिल रही होगी जिसने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी। और आजकल मान के चलिए, आजकल हर कोई जो है बेचारा हर जगह हाथ फैला के बैठा है कि कहीं से जॉब मिल जाए। तो हर स्टूडेंट ने, ईपीएफओ के स्टूडेंट ने भी मेडिवल हिस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होगी। अब निर्गुणा भक्ति इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कहां से मिलेगा, एनसीईआरटी थीम 2 से मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा निर्गुणा होता क्या है, यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। निर्गुणा भक्ति क्या है, दैट इज विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन था, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। जैसे कबीर हो गए, ये भी निर्गुणा भक्ति के वो थे, है ना। तो आप याद रखेंगे, ये एक बेसिकली थीम 2 का एक कटिंग है,
ठीक है, थीम 2 की बुक है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन, वहां पे जब जाएंगे तो आराम से वो मिल जाएगा। कौन सी किताब? नई एनसीईआरटी, ठीक है, जो मैं कहता हूँ, राइट। अब उसके अलावा अब व्हेन व्हाट डिड एन.ए. अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर ऑफ मुगल स्टेट? एन.ए. अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर ऑफ दिस स्टेट, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, एन.ए. अकबरी के बारे में मेंशन तो कर रखा है थीम 2 के अंदर। अगर थोड़ा सा ऑप्शंस को ही हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, देखिए आपके पास ये पेपर होगा, पेपर इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे सीधा सीधा आंसर नहीं मिलता, आगे के लिए भी आपके लिए हेल्प रहेगा, हिंदी में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िए, और आगे जाके आपको खुद थोड़ा थोड़ा लगेगा कि यार इट इज ऑल अबाउट सोशल हार्मनी, इट इज ऑल अबाउट सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास, है ना। क्योंकि अकबर का सिस्टम ही ये था कि हर जगह, चाहे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, सबको इकट्ठा करना और रूल करना उनके ऊपर, दिखाना कि आई एम अ रूलर ऑफ डाइवर्सिटी, इस तरीके से उनका थॉट था। सो आप याद रखेंगे एन.ए. अकबरी का वही था ऑप्शन कि सोशल हार्मनी क्रिएट करना, बनाना, बिल्ड करना, इन्फ्यूज करना, ठीक है, अलग अलग लोगों के बीच में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था गांधी का सॉल्ट मार्च कहां से स्टार्ट हुआ? ये भी देखिए, ये चीज, ये क्वेश्चन भी थीम से ही निकाल सकते थे आंसर। उसके अलावा गांधी का सॉल्ट मार्च थीम से निकल सकता था, ये तो हमने क्वेश्चन खुद भी किया था, है ना। साबरमती से दांडी मार्च, ये भी पढ़ा था कि कहां से जो लोग हैं, जैसे उनकी पूरी रिपोर्टिंग जो है वर्ल्ड मीडिया ने की थी, जैसे टाइम्स मैगजीन हो गया, ये आपने पढ़ा था। उसके बाद सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी कौन था? देखो ये क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने लास्ट अपने सेशन, प्रैक्टिस सेशन 3 में करवाया था कि सोशलिस्ट कौन कौन थे, तो हमने 5-6 लोगों के सोशलिस्ट नाम पढ़े थे। मीनू मसानी हो गया, जेपी नारायण, आर.जी. रंगा हो गया, उसके बाद लोहिया हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया। तो इसमें कौन से ग्रुप के सोशलिस्ट नहीं थे? हमने इसके रिलेटेड एक और सवाल भी पढ़ा था कि मैंने ये बताया था आपको कि एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे, बीच में गांधी थे, इस तरफ सोशल कंजर्वेटिव थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, है ना। आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुकी थी। यरवदा जेल में थे बैठे हुए और कहते हैं कि जी हमें सोशलिज्म लाना है आईएनसी के अंदर, अगला वाला बोल रहा है नहीं, हम जो है कंजर्व रहना चाहते हैं। सो ये चीज जो है हमने पढ़ी थी, तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होना चाहिए था, सोशलिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कहता कि सब मेरे पढ़ाए हुए, बट क्वेश्चन ही सिंपल थे, या हमने जहां से पढ़ाई की थी, हमने कोई बिपिन चंद्रा नहीं पढ़ी थी, हमने कोई पुरानी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी थी, कोई फलाना किताबें नहीं पढ़ी थी, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े थे, हमने सिर्फ वो पढ़ी थी जहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, इसीलिए हमें सिंपल भी लग रहे हैं, ठीक है। अब मैकॉले मिनट 1835 एग्जैक्टली क्वेश्चन था, मैंने ये क्वेश्चन आपको अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की सीरीज के अंदर भी कराया था। आपको पता है ये जितने भी एजुकेशन कमीशन आए थे, हमने वो वुड्स डिस्पैच पढ़ा था, हंटर कमीशन पढ़ा था, तो मैकॉले मिनट भी हमने पढ़ा था, जिसमें मैकॉले एक्चुअली ओरिएंटलिस्ट नहीं थे, एंग्लिस्ट थे, मतलब अंग्रेजी को पूरा कट्टर प्रमोट करते थे, है ना। तो ये पढ़ा था हमने कि मैकॉले हो गए, बेंटेक जो है, बेंटेक भी ने बात मान ली मैकॉले की, और अल्टीमेटली इंग्लिश को बेसिकली एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है प्रमोट कर दिया। तो ये जो सवाल था इसमें डी ऑप्शन आपका सही था कि टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब सिंपल सवाल था। क्यों? क्योंकि बहुत ही क्लैरिटी है यार, ही वॉजंट ओरिएंटलिस्ट, तो ओरिएंट लैंग्वेज को क्यों प्रमोट करेगा? ओरिएंट लैंग्वेज मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जो अपने देश की लैंग्वेजेस थी, जैसे जो भी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी है ना, मराठी हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ओरिएंट लैंग्वेजेस को प्रमोट करने का इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था, इनका केवल अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव था। सिंपल क्वेश्चन था, कर लिया था, ठीक है, अपने PYQ सीरीज के अंदर। इसके अलावा हम लोग बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, वेयर डिड गांधी पुट हिज फर्स्ट, करेक्शन नहीं है, इट इज नॉट करेक्शन, अपीयरेंस, और ये आपको रटवा दिया था मैंने कि फर्स्ट अपीयरेंस कहां पे गांधी ने किया था। दूसरी बात, उस अपीयरेंस के अंदर कहां, कौन कौन क्या क्या चीजें हुई थी, वो भी मैंने आपको रटवा दिया था, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया था। और कहां से क्वेश्चन आया है यार, सिंपल, जो मैंने बताया वहीं से सवाल पूछा गया था, बात खत्म,
ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। Who among the following was the president to be affected by the Indian National Congress at the time of independence? Exactly similar question जो है, सेम स्टेटमेंट वाला मैंने आपको ये कराया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कृपलानी साहब। ठीक है, आप याद रखेंगे, राइट। सो ठीक है, ओके, राइट। हाँ, तो जे बी कृपलानी इसका सही आंसर था, ये हमने पढ़ा था। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार नहीं पढ़ा होगा या ऐसे ही बात चल रही है, तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा कि सर बताइए कहाँ पे हमने पढ़ा था। पर चलो, आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि मुझे पता है कि आपने अगर क्लासेस अटेंड की होंगी तो पता चल ही गया होगा, है ना। 2, 2.5, 3,000 या व्यूज़ जो थे वो आते थे उन क्लासेस के अंदर, उससे ज़्यादा भी आते थे। During 1931, under whom leadership did strong Kisan Sabha movement develop in the Gaya district of Bihar? Trust me, similar question ऐसा ही सहजानंद के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जो है ये भी बिहार के ऊपर सहजानंद सरस्वती का ये आंसर था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। पीरपुर रिपोर्ट जो है ये मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। पीरपुर रिपोर्ट ये एक तरीके से ऑप्शन जरूर दिया था पीरपुर के ऊपर, लेकिन एज सच रिपोर्ट नहीं पढ़ाई थी। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन के अंदर आपका मुस्लिम लीग इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग ने 1938 में पीरपुर रिपोर्ट दी थी। समझ आ गया। उसके बाद जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल है थॉट है इंडिया के अंदर, मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इंडिया के अंदर, इसमें क्या आपको लगता है क्या ऑप्शन होना चाहिए? मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो रिप्रेजेंट नहीं करता। अश्विनी कुमार दत्त बिल्कुल हमने पढ़ा था, A.K. दत्त पढ़ा था हमने। उसके अलावा विष्णु शास्त्री चिपलुंकर हो गया, उसके बाद लाला लाजपत राय हो गया, या कृष्ण कुमार मित्रा हो गया। तो कृष्ण कुमार मित्रा जो थे, K.K. मित्रा आप याद रखेंगे, K.K. मित्रा इज नॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। K.K. मित्रा नहीं इन्वॉल्व थी इनके साथ। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग एलिमिनेट करते तो डेफिनेटली हमारा ये आंसर निकल आता कि यार लाला लाजपत राय भी इन्वॉल्व रखते थे। उसके बाद A.K. दत्त हो गए, उसके बाद हमारे चिपलुंकर हो गए, ये भी इन्वॉल्व थे। रियोतवारी एरिया की बात करें तो रियोतवारी एरिया के अंदर आपको पता है ये बेसिकली हमने परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था, रियोतवारी भी पढ़ा था, लेकिन इतना डीपर नहीं पढ़ा था। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? इसमें आंसर है वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब देखिए, लैंडलेस लेबरर्स बिकेम द लैंड ओनर्स। तो इसमें जो है याद रखिएगा करेक्ट क्या है? लैंडलेस बिकेम द लैंड ओनर्स। उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे। ये बहुत सारे सवालों के अंदर आ चुका है, सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे। याद रखेंगे सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे, नारायण मल्हर जोशी, नारायण मल्हर जोशी, आपने इतना याद रखना है। और ये हमने MCQs के अंदर जरूर इसको किया हुआ है, SSL के ऊपर पढ़ा था हमने कि नारायण NM जोशी के ऊपर जो है सोशल सर्विस लीग बनाई गई थी। आपने पढ़ा होगा वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, उसके अलावा है नो चेंजर इन द कांग्रेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। मोतीलाल नेहरू आपको पता है इसका आंसर था। कैबिनेट मिशन मेंबर्स क्या थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर्स थे? इट इज वेबल। ठीक है, लॉर्ड वेबल इसका राइट आंसर था, बहुत ही सिंपल, जैसे SSC वाला सवाल पूछ लिया था। उसके बाद विच वॉज द रिपोर्टेडली स्टोलन द पेंटिंग एट्रीब्यूटेड टू। ठीक है, सो इसमें जो स्टोलन पेंटिंग एट्रीब्यूटेड टू, इसको आपने याद रखना है कि ये जो सवाल था, इस सवाल के ऊपर अगर हम बात करेंगे सो इसमें ये क्वेश्चन था सैल्वाटर मुंडी विच वॉज रिपोर्टेडली स्टोलन, जो पेंटिंग है वो रिकवर्ड हुई है पुलिस के द्वारा इन इटली। सो पेंटिंग किसको एट्रीब्यूट थी? टू हुम अमंग द फॉलोइंग? तो लियोनार्डो दा विंसी इसका सही आंसर है, लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। उसके अलावा स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर जो है, हमने ये भी क्वेश्चन पढ़ा ही था
कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, सी राजा गोपालचारी। तो याद रखेंगे सी आर मतलब सी राजा गोपालचारी, ठीक है, इस पार्टी के फाउंडर थे, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन पॉलिटी के कितने को सवाल थे, जो आपको 4 सवाल पूछे गए थे। अच्छा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अगर हम लोग देखें या हिस्ट्री की बात कर लें तो ओवरऑल 16 सवाल में से आप यू वर केपेबल ऑफ डूइंग एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चंस आप कर सकते थे आसानी से, 13-14 सवाल किए जा सकते थे। अब इंडियन पॉलिटी की बात करें तो कौन सा ऐसा स्पीकर था लोकसभा का जिसने अपने आप को फॉर्मली डिसोसिएट कर लिया था पॉलिटिकल पार्टी से आफ्टर हिज इलेक्शन एज अ स्पीकर? तो ये क्वेश्चन क्या है, ये आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है उन्होंने अपने आप को पूरा डिसोसिएट कर लिया था, कहा था सिर्फ किताबों में नहीं, लिखने में नहीं, बल्कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल रियलिटी बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को डिसोसिएट करता हूं मैं अपने आप को, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ एस्टिमेट कमिटी, कौन सा है मैंडेट ऑफ एस्टिमेट कमिटी? सो ये आंसर जो था, इसका आंसर था क्या सही है, दैट इट एग्जामिन्स द बिल ऑन द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, ये मैंडेट है। या फिर देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा इसका हम लोग बात करेंगे कि मैंडेट ऑफ एस्टिमेट कमेटी का क्या था। ऑब्वियसली इसका ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में क्या बात की गई है, it talks about specifically reports on what economies improvement in organization efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimates may be effected। so A option इसका बिल्कुल सही है। it talks about economies के बारे में बात करती है ये estimate committee, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, it examines the bills on the matter of general public interest, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो बाकी कमिटीज का होता है। इसके अलावा इट स्क्रूटनाइज द एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट, या ये रिपोर्ट ऑफ कैग को जो है एग्जामिन करती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनजीटी की बात करें, कौन सा है जो एनजीटी से रिलेटेड गलत है? गलत इसमें ये है कि ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे काम करती है, ना कि इट इज बाउंड बाय प्रोसीजर लेड डाउन बाय द अंडर द सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, है ना, सीपीसी के बेसिस पे काम नहीं करती है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था जो एस्पिरेंट्स ने कर लिया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी है जो लैंग्वेज इसके अंदर लिस्ट नहीं है? इसमें आप याद रखेंगे कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लैंग्वेजेस हैं वो आप ज़रूर याद रखेंगे कि लास्ट लैंग्वेज कौन सी है, पहली लैंग्वेज कौन सी है। तो बीडीएमएस के अंदर जो लास्ट 4 लैंग्वेजेस जो ऐड हुई, बीडीएमएस हो गई, तो उसमें एक लैंग्वेज थी जो कि भोती, विच इज भोती, BHOTI, ये लैंग्वेज इसके अंदर नहीं लिस्ट है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज इसके अंदर नहीं लिस्ट है। ओके, आज की इस क्लास के अंदर तो हमने ये देख लिया कि जो देखिए इट इज वेरी नॉट डिफिकल्ट टू क्लियर एनी एग्जाम provided that you know the trend of the UPSC or the pattern of the exam। यहीं पे एक मेंटोर का काम आता है, मेरा नहीं, किसी भी मेंटोर का, जिसको पता होता है कि एग्जाम जो है उसमें कैसा क्या चीज़ें आनी चाहिए। मैंने आपको सिंपल सी जो चीज़ें बताई थी कि आप लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ लीजिए, 1 लाइनर करंट अफेयर पढ़िए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा हमने बात की थी कि आप जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। कोई ऐसा वो मूल मंत्रा नहीं है कि हाँ कोई नोट से आ जाएगा या कोई शॉर्टकट है, यहाँ से पढ़िए। तो जब आपने यहाँ से कोई चीज़ पढ़ी होगी तो इस पेपर के अंदर आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी होगी, मान लीजिए तो 16 में से 15 सवाल आप आराम से कर सकते थे, 15 क्वेश्चन। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी, कहीं और से नोट्स पढ़े होंगे, या मैंने भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे एनसीईआरटी रिवाइज करा दी थी अपने एमसीक्यू सेशन के थ्रू, तो वो भी बहुत काम का था और मैंने दिखाया भी था कि कहाँ से कितने कितने सवाल कैसे पूछे गए हैं। एनसीईआरटी हो गई, आगे के एग्जाम्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी हो गई। उसके अलावा आपने जैसे अपना हो गया पॉलिटी हो गई। पॉलिटी के अंदर देखो, पॉलिटी के अंदर मैंने लक्ष्मीकांत आपको बोला था, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको आगे का तैयारी करनी है तो पहले आप एनसीईआरटी पॉलिटी की भी पढ़िएगा, एनसीईआरटी पॉलिटी की, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता पार्टी है, एनजीटी है, ये सब एनसीईआरटी के अंदर कवर है।
छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे, स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन थे, कौन चला रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल डेटा आप यहाँ से भी उठाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सो पॉलिटी यहाँ पे हो गई। इकोनॉमिक्स की बात है, इकोनॉमिक्स के ठीक है करंट अफेयर वाले सवाल आए, लेकिन आगे आने वाले पॉइंट पे भी आपने पहले एनसीईआरटी कवर करनी है। छोड़ो संजीव वर्मा, रमेश सिंह, जो भी है, सिविल सर्विसेज जब तक आप नहीं दे रहे तब तक ये सब फॉलो करो। सिविल सर्विसेज दे रहे हो तो वो कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बस उसकी अप्रोच अलग होती है, ठीक है, उसकी अप्रोच अलग होती है। जो पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज वाला होगा यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, आपको खुद पता चल गया 70 क्वेश्चन ही इज सपोज टू डू, बाकी 30 क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा, लेकिन तो फिर तैयारी तो आपको स्पेसिफिक ही करनी पड़ेगी। लेकिन यही है कि ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा, इट इज़ जस्ट यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स, थिंग्स जो ट्रेंडिंग के अंदर है वही फॉलो करके आप आगे ये कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैंने पढ़ाई की थी फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री की या फिर इकोनॉमिक्स की या पॉलिटी की या करंट अफेयर की, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ हम लोग ठीक है, वी परफॉर्म वेरी वेल इन दीज सब्जेक्ट्स, और यही सब्जेक्ट्स जो है आपका गेम चेंज करेंगे, तो आपको पता है। तो let's hope for the best. Thank you.